बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो हम अपने उसी टॉपिक को आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम हम फ़िल्टर्स की बात कर रहे थे। इन फ़िल्टर्स में हमने जो सिंपलर डिज़ाइंस हैं उनके ट्रांसफ़र फंक्शंस फाइंड आउट किए थे। सिमिलरली उन फ़िल्टर्स की करेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया था। जो फ़िल्टर्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं वो लो पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर और बैंड पास फ़िल्टर थे। और इसमें भी हमने ज़्यादातर सेलन एंड की का जो आर्किटेक्चर है उसको डिस्कस किया था, जो रिलेटिवली सिंपलर आर्किटेक्चर है। ज़्यादा हायर ऑर्डर्स के आर्किटेक्चर्स की तरफ अभी हम नहीं गए थे। तो आज हम बाई क्वाड फ़िल्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, तो ये भी उसी सेम बुक में से है और आज हमारा ये जो फ़िल्टर्स वाला टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम फिर मल्टी फंक्शन कन्वर्टर या अपने किसी और टॉपिक की तरफ जाएंगे, उस टाइम डिसाइड करेंगे। so far we have discussed the introduction of this analog signal conditioning. We have discussed the role of differential amplifiers and its fundamental equations. हमने इसमें डिस्कस किया था इसकी बैंड विड्थ और फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट है उसको डिस्कस किया था। फिर हमने ये देखा था अगर हमें एक ख़ास बैंड विड्थ को अचीव करना हो तो वो हम किस तरह से कर रहे थे। या हम एक सिंगल ओप एम्प को भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर को, या हम काफ़ी सारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैस्केडेड मोड में भी लगा सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि हमें फ्रीक्वेंसी का जो रिस्पांस था वो बेटर हो गया था और सिमिलरली हमें स्मॉलर गेन के साथ यूटिलाइज़ करने पड़े थे। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो था वो सेम रहेगा इवन दो के गेन ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट या एम्पलीफायर वो अगर कम भी हो तो। फिर हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को डिस्कस किया था, इसकी इक्वेशंस हमने फाइंड आउट की थी। और जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज़ एनालॉग एक्टिव फ़िल्टर्स यूजिंग कन्वेंशनल ओप एम्प्स। और इसमें जो ओप एम्प्स हमने कंसीडर किए हैं ये हमने कन्वेंशनल और आइडियल कंसीडर किए हैं। तो आइडियल ओप एम्प्स को लेके हम चले थे और इसमें हमने लो पास फ़िल्टर्स, हाई पास फ़िल्टर्स और बैंड पास फ़िल्टर्स के ट्रांसफ़र फंक्शंस को फाइंड आउट किया था। हमने ये देखा था कि इनके डिज़ाइन में हमें किन पैरामीटर्स को अटेनुएट करना होगा अगर हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लो पास फ़िल्टर बनाना चाह रहे हैं या हम एक पर्टिकुलर गेन उससे अचीव करना चाह रहे हैं। तो हमें बेसिकली हमने देखा था कि इसमें ज़्यादातर जो कम्बिनेशन यूज़ हो रहे हैं वो रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स हैं। तो ये रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स की वैल्यूज़ को किस तरह से डिसाइड करना चाहिए और ये किस नोड के ऊपर कनेक्ट होने चाहिए ये डिपेंड करेगा ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर आउटपुट के हमें इनपुट से आउटपुट की तरफ शिफ्ट होते हुए बैंड गैप फ़िल्टर चाहिए या हमें लो पास फ़िल्टर चाहिए या हमें हाई पास फ़िल्टर चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट एप्लीकेशन इट विल डिक्टेट के किन दो नोड्स के दरमियान रजिस्टर अटैच होना चाहिए या कैपेसिटर अटैच होना चाहिए। तो आज हम बाई क्वाड फ़िल्टर्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस और इसकी डायग्राम देखते हैं और इसी के साथ ही हम इसका कोशिश करेंगे कि इसके ट्रांसफ़र फंक्शंस को फाइंड आउट किया जा सके। So we have two types of biquad active filters. यहाँ पे जो पिक्चर है ये 2 लूप बाइक्वाड एक्टिव फ़िल्टर्स की है। ये नंबर ऑफ़ लूप्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि यही बाइक्वाड एक्टिव फ़िल्टर अगर हम यूटिलाइज़ करें तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स आउटपुट टर्मिनल कि मैं आउटपुट यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ या इस पॉइंट से ले रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन दैट आउटपुट the same filter will act as low pass filter, high pass filter और बैंड पास फिल्टर। अगर मैं V5 ओवर Vs की रेशियो लूँ और ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट करूँ तो आई विल कम टू द कंक्लूजन दैट इट इज़ अ लो पास फिल्टर। एंड सिमिलरली इफ़ आई टेक V4 ओवर Vs तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमारे पास आएगा वो एक बैंड पास फिल्टर का ट्रांसफ़र फंक्शन होगा। सिमिलरली अगर मैं V3 ओवर Vs करूँ तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन में अचीव करूँगा दैट वुड बी फॉर अ हाई पास फिल्टर। सो डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट ऑफ आउटपुट जहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं द सेम बाइक्वाड एक्टिव फिल्टर विल एक्ट एज लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर और बैंड पास फिल्टर। तो इसकी दो टाइप्स हैं डिफरेंट।
अरेंजमेंट उसमें डिफरेंट होगी, लूप्स, नंबर ऑफ़ लूप्स डिफरेंट होंगे, कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट इसी तरह से होंगे। तो हम इसमें 2 लूप एक्टिव बाई क्वाड फिल्टर की कैलकुलेशंस परफॉर्म करना चाहेंगे। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाऊँ जहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट इसकी इक्वेशन दे दी, हमें V5/Vs की वैल्यू दे दी है कि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या बनेगा। सो इसका ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट करने के देयर कैन बी 2 पॉसिबल वेज। वन वे इज़ दैट हम हर एक का ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट करें, हर एक ब्लॉक का, और उसके बाद इनको आपस में, क्योंकि वी नो दैट दीज आर इन कैस्केडेड मोड, तो हम वहाँ से इसको वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। या हम ट्रेडिशनल वे में चलें, दैट फर्स्ट आई फाइंड आउट V2 इन टर्म्स ऑफ Vs, then I find out V3 in terms of V2 and V5, then I will find out V4 in terms of V3, और V3 जो है वो V2 और V5 की टर्म में, और वो जो V2 है वो Vs और V4 की टर्म्स में है। तो दैट मीन्स आई हैव V4, V5 एंड Vs जब मैं इसको सॉल्व करूँगा। एंड सिमिलरली व्हेन आई गो टुवर्ड्स दिस लूप देन आई हैव ओनली V5 एंड Vs। तो एक रिलेशन मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इस रिलेशन को यूटिलाइज़ करते हुए हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। क्योंकि ऑथर ने कैलकुलेशन तो नहीं दी और अज्यूम किया है कि दैट वी वुड बी एबल टू ड्राइव दोज इक्वेशन, तो मैं थोड़ी सी पहले ये इक्वेशंस आपके साथ डिस्कस करूँगा बिफोर गोइंग टुवर्ड्स इट्स ट्रांसफ़र फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू V5 और V4 और V3, बिकॉज जब तक हमें इसकी डेरिवेशन का आइडिया नहीं होगा तब तक हम इस ट्रांसफ़र फंक्शन को, जो कि अगर हमें V5/Vs का गिवन भी हो तो हम इसको V3/Vs में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू फाइंड आउट V2 इन टर्म्स ऑफ Vs एंड V4, एंड फॉर दैट पर्पज़ आई नो दैट हेयर द वोल्टेज इज़ ज़ीरो, क्योंकि ये ग्राउंड के साथ अटैच है। सिमिलरली द सेम वोल्टेज वुड बी हेयर, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी ज़ीरो वोल्टेज होगा इस पॉइंट के ऊपर। अगर यहाँ पे भी आई सपोज दैट हेयर द वोल्टेज इज़ V1 प्राइम विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू ज़ीरो। मैं यहाँ पे सिर्फ नोडल एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए इसको सपोज कर रहा हूँ। सो आई विल राइट डाउन, अब ये आप साथ साथ लिखते जाइएगा ताकि आपकी इक्वेशंस डेवलप होती जाएँ। V1 प्राइम माइनस Vs डिवाइडेड बाई R1 प्लस V1 प्राइम माइनस V4 डिवाइडेड बाई R प्लस V1 प्राइम माइनस V2 डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि आइडियल एम्पलीफायर है तो इस तरफ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, दैट इज़ वाई आई हैव टेकन दिस ब्रांच एंड दिस ब्रांच इनटू काउंट। सो अगेन आई एम रिपीटिंग द इक्वेशन। आई हैव V1 prime, remember I have supposed V1 prime at this point, V1 prime minus Vs divided by R1 plus V1 prime minus V4 divided by R plus V1 prime minus V2 divided by R, and this is equal to 0. Okay, so now I can say that as the voltage at this point is 0, so the same voltage should be at this point. तो इसका मतलब है V1 prime should be equal to 0 in the above equation, जो अभी मैंने बोली थी इक्वेशन आपको। सो उस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाइड टर्म्स में लिखूँ जिसमें मैं V1 prime को 0 के इक्वल पुट कर दूँ, तो द इक्वेशन वुड बी माइनस Vs over R1 माइनस V4 over R माइनस V2 over R, and it should be equal to 0. So if I rearrange the equation, I will have V2 over R is equal to minus Vs over R1 minus V4 over R. तो दिस इज द इक्वेशन। अगर मैं R को जो डिनोमिनेटर में उसको दूसरी साइड पे ले जाऊँ, सो V2 वुड बी इक्वल टू माइनस R ओवर R1 मल्टीप्लाइड विद Vs एंड माइनस V4. So in the end I have V2 that is minus R over R1 into Vs minus V4. So this is the equation which I have up till this point. So it means I have found out V2 in terms of Vs and V4. So I think that it would be clear to you. So इसके बाद rather than कि मैं इस नोड को पहले सॉल्व करूं, I would like to solve this the equation of this operational amplifier, ताकि मैं V4 को in terms of V5 ले आऊँ, और इस इक्वेशन में जो मेरे पास V2 आया था which was in the terms of
Vs and V4, I want to write it in terms of Vs and V5, ताकि क्योंकि पहले जो मैं इक्वेशन जो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ दैट इज़ V5 over Vs, तो I like to convert everything into V5 and Vs. So that is why now rather than continuing the equation in this scenario, मैं पहले इस नोड को सॉल्व करना चाहूँगा और उसके बाद दोबारा यहीं से कंटिन्यू करूँगा. सो in order to write the equation for this node, similarly I will suppose that the voltage at this point is equal to V4 prime. So if this is V4 prime, then I can write out the equation at this node, that this would be V4 prime minus V4 divided by R3 plus V4 prime minus V5 multiplied with CS, because it should be V4 prime minus V5 divided by 1 over CS. तो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है. दैट इज़ वाई आई एम कॉलिंग इट V4 prime minus V5 multiplied with CS. Okay, so I have this equation now. So इस इक्वेशन में भी हम V4 प्राइम को 0 के इक्वल पुट करेंगे, बिकॉज एट दिस पॉइंट द वोल्टेज इज 0, so the same voltage should be at that point. So I can write out minus V4 divided by R3 minus CS multiplied with V5, it should be equal to 0, or I can say that V4 is equal to minus R3 CS multiplied with V5. So I have found out V4 in terms of V5, and V4 is equal to minus R3 CS multiplied with V5. So if I put that expression of V4 in this equation, which I have, that was V2 is equal to minus R over R1 Vs minus V4. So यहाँ पे अगर मैं V4 की वैल्यू पुट करूँ, the equation would be V2 is equal to minus R over R1 Vs plus R3 CS V5. So I have found out the expression of V2 in terms of Vs and V5. So now I would like to write the equation for V3, ताकि मैं इस नोड को सॉल्व कर सकूं. So in order to write down the equation, similarly at this point if I say that this is V3 prime और बाद में इसको 0 के इक्वल होना चाहिए, so I directly put 0 at that point. So it would be 0 minus V2 divided by R2, or I can say that this is minus V2 divided by R2 plus minus V3 divided by R plus minus V5 divided by R. It should be equal to 0. So at this point, और क्योंकि इस तरफ कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो I have just 3 branches to write down the equation. So I have minus V2 over R2 plus minus V3 over R plus minus V5 over R, and it should be equal to 0. Or I can say that V3 over R is equal to minus V2 over R2 minus V5 over R. Similarly, I can write down that V3 is equal to minus R over R2 into V2 minus V5. So this is the equation for V3. And similarly, if I put the value of V2 in this equation, so V3 would be equal to minus R over R1 multiplied with minus R over R2 multiplied with Vs plus minus R R3 CS divided by R2 multiplied with V5 minus V5. So this is the total equation. So here I suppose that मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए I introduce a new variable, that is K1. I say that K1 is equal to minus R over R1, मैं K1 इसको कह रहा हूँ, and similarly K2 is equal to minus R over R2. So if I use these two variables in this equation, I can write down that V3 is equal to K1 K2 Vs minus V5 मैं कॉमन ले लेता हूँ, so equation would be minus R multiplied with R3 multiplied with CS minus R2 divided by R2. So this is the equation which I have. Similarly, I can write down in other case as well. I can write down V3 is equal to K1 K2 Vs
प्लस V5, मैंने जो अंदर वाला माइनस था वो बाहर कॉमन ले लिए, प्लस V5 into K2 R3 CS minus 1. So this can be the equation here. Okay. So now what I have, मैं इस इक्वेशन को एज इट इज़ अपने पास रखूँगा, दैट V3 इज इक्वल टू K1 K2 VS प्लस V5 इंटू K2 R3 CS माइनस 1. मैं इस इक्वेशन को दोबारा बोल रहा हूँ, V3 इज इक्वल टू K1 मल्टीप्लाइड विद K2 मल्टीप्लाइड विद VS प्लस V5 इंटू K2 R3 CS माइनस 1, और ब्रैकेट क्लोज हो गया. Okay, so I have the equation of now V3 which is in terms of V5 and Vs. Now I would like to write down the equation of V4 in terms of V3. So मैं अगर इस पॉइंट के ऊपर नोडल एनालिसिस परफॉर्म करूँ और दिस वुड बी इक्वल टू 0, सो माइनस V3 डिवाइडेड बाय R3 माइनस CS मल्टीप्लाइड विद V4, it should be equal to 0. So if this is equal to 0, then V3 would be equal to minus R3 CS multiplied with V4. So this would be the equation. V3 is equal to minus R3 CS multiplied with V4. Okay, so now I would like to put that equation into the above equation which I have. So अगर मैं इसको सॉल्व करूँ अब, I have V3 in terms of V5. now I have V4 which is in terms of V3, और अगर मैं इस इक्वेशन में V4 की भी वैल्यूज़ पुट कर दूं और V3 की भी वैल्यूज़ पुट कर दूं, V4 की वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ V5 जो मेरे पास हैं, V4 वाज इक्वल टू माइनस R3 CS मल्टीप्लाइड विद V5, और इसी तरह से V3 की जो इक्वेशन है वो भी मेरे पास अवेलेबल है, दैट इज़ K1 K2 VS प्लस V5 इंटू K2 R3 CS minus 1. So if I put these equations, so the expression which I have is minus R3 CS multiplied with minus R3 CS multiplied with V5 plus V5 minus K2 R3 CS multiplied with V5 is equal to K1 K2 VS. So this would be the end equation. अब एक साइड के ऊपर मेरे पास V5 की टर्म्स रह गई हैं और दूसरी साइड के ऊपर मेरे पास VS की टर्म्स रह गई हैं. सो आई डिवाइड V5 ओवर VS, और जो V5 के साथ मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स हैं वो मैं दूसरी साइड के ऊपर ले जाऊंगा. सो द इक्वेशन वुड बी K1 K2 डिवाइडेड बाय माइनस R3 CS मल्टीप्लाइड विद माइनस R3 CS प्लस 1 माइनस K2 R3 CS. सो दिस इज़ द इक्वेशन विच आई हैव. अब अगर यहाँ पे मैं जो K1 और K2 हैं उनकी अगर वैल्यूज़ पुट कर दूँ, दोज वर माइनस R ओवर R1 एंड माइनस R ओवर R2, सो द एंड एक्सप्रेशन विच आई एम हैविंग इज R2 ओवर R1 R2 डिवाइडेड बाय S स्क्वेयर R3 स्क्वेयर C स्क्वेयर प्लस 1 प्लस S इंटू R3 C डिवाइडेड बाय R2. तो इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो ऊपर एक मल्टीप्लिकेशन की कोई टर्म आ रही है, दैट इज़ R स्क्वेयर ओवर R1 R2. अगर मैं डिवीजन में देखूं या डिनोमिनेटर में देखूं तो एक टर्म S स्क्वेयर के साथ है, उसके साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स हैं, एक S के साथ है, उसके साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स है, और प्लस 1 है. सेम एक्सप्रेशन अब आपको याद होगा कि जब हमने लो पास फिल्टर की करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस देखी थी तो वो इक्वेशन भी इसी तरह से बनती थी कि ऊपर कोई टर्म होगी हमारे पास, दैट इज़ गेन, डिवाइडेड बाय जो चीज़ें हैं हमारे पास उसमें एस स्क्वेयर के साथ हमने कहा था एस स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ओमेगा एन स्क्वेयर की टर्म होगी, प्लस एस 2 टाउ डिवाइडेड बाय ओमेगा एन की टर्म होगी. यहाँ पे भी उसी तरह से बन रही है और प्लस 1 होगा. सो सेम इक्वेशंस आर बीइंग मेड. तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि इसने क्या एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए हैं और किस तरह से फाइंड आउट किए हुए हैं. ओके, सो फर्स्ट जो डिस्कशन मैंने आप लोगों के साथ की थी कि इसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, हम उसमें से एक टाइप को डिस्कस कर रहे हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, तो वो पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. Another active filter architecture with which it is extremely easy to meet design criteria is the biquad active filters.
देर आर टू वर्जन ऑफ द बाइक्वाड, बट फिगर 2.15 जो लास्ट स्लाइड पे हमने देखी है शोज द मोस्ट वर्सटाइल द टू लूप बाइक्वाड, तो जो ज़्यादातर यूज़ होता है, अभी हमने सिर्फ उसको डिस्कस किया। दिस सर्किट कैन एक्ट एज अ हाई पास शार्पली ट्यून्ड बैंड पास और लो पास फिल्टर डिपेंडिंग ऑन विच आउटपुट इज सिलेक्टेड। तो डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट जहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं, दैट विल डिपेक्ट कि ये किस तरह से बिहेव करेगा। It also allows independent adjustment of the peak gain, break frequency and damping factor or Q of the filter। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं वो यही हैं कि इंडिपेंडेंटली इन तमाम चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक चीज़ को चेंज करने से बाकी पैरामीटर के ऊपर भी उसका अफेक्ट है। All pass and band reject or notch filters can be realized using the basic bicquad filter with the addition of another op amp। अगर इसी से अभी 5 टाइप्स टोटल हमने फ़िल्टर्स की डिस्कस की थी। एक लो पास था, एक बैंड पास था, एक हाई पास था, एक बैंड स्टॉप या लो पास था और एक ऑल पास था। तो 3 टाइप्स इस बाइक्वाड की अभी जो अरेंजमेंट हमने डिस्कस किए इससे हम अचीव कर रहे थे। अगर हमें 4th टाइप भी इसमें से चाहिए हो और या 5th भी चाहिए हो, द ओनली चेंज वुड बी दैट वी वुड नीड टू ऐड सम अदर op amp। अगर हम नॉच फिल्टर बनाना चाहते हैं जो कि बैंड पास का अपोजिट हो, कि बैंड स्टॉप फिल्टर हो, तो वो भी हम अचीव कर सकते हैं ऑन द कास्ट ऑफ जस्ट 1। So the first low pass filter transfer function of a bicquad active filter in figure 2.15 is examined, जो पहले में given थी figure। Note that the subunits of this filter are 2 inverting summers and 2 integrators। The transfer function of the low pass filter can be found by the application of Mason's rule। अगर हम Mason's rule को ना भी यूटिलाइज करें इस इक्वेशन को, the end equation which we have in time form is the same which we have find out just। हमने भी यही इक्वेशन फाइंड आउट की थी, that was r square divided by r1 r2 divided by s square into r3 square c square plus 1 plus r3 cs divided by r2। so this is the same equation और यहाँ पे this is v5 over vs, so please make that correct। तो यही ट्रांसफ़र फंक्शन हमने भी फाइंड आउट किया। Inspection of equation 2.76 shows that the low frequency gain of this low pass filter is, ये जो ऊपर न्यूमरेटर में टर्म थी that was actually gain, so that is r square over r1 r2। the natural frequency, अब ये जो natural frequency है this can be find out by the comparison of the standard quadratic equation and the equation which we have। so that was s square divided by omega n square। so omega n square should be 1 over r3 square c square। अगर अंडर रूट लें तो that would be 1 over c r3 r over s। similarly to find out the value of tau, we have 2 tau over omega n, it should be equal to r3c divided by r2। so if I solve that equation, the damping vector tau would be r divided by 2r2। so the simple हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास थी उसके साथ कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन से we can find out that equation as well। okay, the same biquad filter can be used to tuned band pass filter। in this case the output is taken from the V4 node, transfer function then can be find out। अच्छा, इसको सिंपली फाइंड आउट करने के लिए हमने फाइंड आउट किया है दैट V5 इज इक्वल टू V4 डिवाइडेड बाय माइनस R3CS। ये जो हमने फाइंड आउट की थी इक्वेशन V4 और V5 के दरमियान, तो वो थी V4 वाज इक्वल टू माइनस R3CS मल्टीप्लाइड विद V5। तो अगर इस इक्वेशन से मैं V4 की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, सॉरी V5 की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, दैट वुड बी V4 ओवर माइनस R3CS। और यही मैं पिछली इक्वेशन में जो लास्ट इक्वेशन हमने देखी थी V5 ओवर VS वाली, अगर वहाँ पे मैं V5 की ये वैल्यू पुट कर दूँ, सो दैट वुड बी V4 ओवर VS, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में माइनस R3CS आ रहा था, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो दैट इज सिंपल माइनस SR3C। ये बाकी सारी वही टर्म्स हैं जो V5 के केस में आई थी। द ओनली एक्सप्रेशन विच हैज़ बीन एडेड इज माइनस SR3C।
ये वहाँ से आया हुआ आई हुई टर्म है, बिकॉज V4 और V5 के दरमियान जो रिलेशन था, एंड दी रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर दी सेम जो हमें वहाँ से मिली हुई हैं। सो अब अगर इस ट्रांसफ़र फंक्शन की मैं बात करूँ, दिस इज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर अ बैंड पास फिल्टर. So the band pass filter has a peak response and natural frequency given by the equation 2.78. क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी वही रहेगी एस स्क्वायर ओवर ओमेगा एन स्क्वायर के साथ हमने इसको कंपेयर करना है, सो आई विल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास वहाँ पे आ रही थी. द ओनली डिफरेंस इज द पीक गेन. अब ये जो एस वाली टर्म्स हैं इनके जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स हैं डिवाइडेड बाय नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, इनको अगर हम डिवाइड करें तो जो गेन आएगा दैट इज़ माइनस आर ओवर R1. द क्यू ऑफ द बैंड पास फिल्टर. अच्छा, टाउ और क्यू के दरमियान हम रिलेशन देख चुके हैं, दैट वन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 1 ओवर क्यू ओमेगा एन, और जो दूसरी ये एस के साथ की मैं बात कर रहा हूँ, जो एस के साथ मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म, और दूसरी में था 2 टाउ ओवर ओमेगा एन. सो क्यू और ओमेगा और क्वालिटी या डैम्पिंग फैक्टर के दरमियान हम एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ये जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास जिसमें एक इक्वेशन हमारे पास है 2 टाउ ओवर ओमेगा एन इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू ओमेगा एन. सो दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर 2 टाउ, जो इक्वेशन हमारे पास बन रही है. और टाउ की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, दैट वाज आर ओवर 2r, आर ओवर 2r2 टू टाइम्स था ये. सो क्यू वुड बी इक्वल टू R2 ओवर R. हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दैट सेम क्यू इज गिवन हेयर एज वेल. फाइनली अगर हम V3 के विद रिस्पेक्ट इसको फाइंड आउट करना चाहिए, अगेन वी हैव फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ V3 एंड V4, और उनके दरमियान क्या एक्सप्रेशन है, दैट V3 इज इक्वल टू माइनस R3CS V4. सो अगर वहाँ से मैं वैल्यू पुट इन करूँ, तो अगर मैं V4 का एक्सप्रेशन पुट करूँ, दैट वुड बी V3 ओवर माइनस R3CS, तो V3 ओवर VS दैट वुड बी इक्वल टू R स्क्वायर R3 स्क्वायर C स्क्वायर R स्क्वायर. ये वाली जो टर्म है इसमें जो SR माइनस SR3C है, ये V4 की वजह से आया हुआ है यहाँ पे. तो V5 वाली टर्म में उसका एक अपना भी पड़ा हुआ था और एक यहाँ से आया, सो दैट इज़ वाई दिस इज स्क्वायर स्क्वायर एंड स्क्वायर. बाकी वाली ये जो टर्म्स हैं ये ऑलरेडी हमारे जो V5 ओवर VS का एक्सप्रेशन था ये वहाँ से आई हुई टर्म्स हैं. अगर मैं इन टर्म्स को इग्नोर करूँ तो बाकी टर्म्स वहीं से आई हुई हैं. सो दिस इज़ द एडिशन ड्यू टू conversion from V5 to V3. So the natural frequency and damping factor of the high pass filter are the same as for the low pass filter, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर को देखा जाए तो उसमें कोई चेंज नहीं आया है, तो दैट मीन्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड the natural frequency would be same and the damping factor would also be the same. So damping and the natural frequency is same for all the cases. हाई पास फिल्टर में भी यही आया था, बैंड पास फिल्टर में भी और लो पास फिल्टर में भी. ऊपर जो ज़ीरोज़ हैं ये चेंज हुए थे, मुख्तलिफ क्वेश्चंस पे में मिल सकते हैं, या जो गेन्स हैं वो चेंज हुए. अच्छा जी, तो अब थोड़ी सी बात हम नॉच फिल्टर की कर लेते हैं कि हमने कहा था कि एक अगर हम इसमें ऐड कर दें और ओपन तो हम इसको नॉच फिल्टर बना सकते हैं. तो नॉच फिल्टर का अब बेसिकली ट्रांसफ़र फंक्शन किस तरह का होगा उसको डिस्कस कर लेते हैं. और अगर एक बैंड पास फिल्टर हो तो उससे हम अगर नॉच फिल्टर बनाना चाहें तो किस तरह से बना सकते हैं. It is also possible through the use of a fourth op-amp inverting summer to generate a notch filter, which will sharply attenuate the selected frequency and pass all other frequencies. Such notch filters often find application in eliminating unwanted coherent interference, such as power line frequency harmonics. The basic operation performed by a notch filter is illustrated in the figure 2.16. ये नेक्स्ट फिगर के ऊपर आएगा जिसमें ये बताएगा कि बैंड पास फिल्टर से अगर नॉच फिल्टर बनाना हो तो कैसे बन सकते हैं. सिंपली स्टेटेड, अब किस तरह से बनाना है ये बता रहा है. द आउटपुट ऑफ अ बैंड पास फिल्टर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स इनपुट. अगर हम बैंड पास फिल्टर को मैनेज कर दें इसकी इनपुट में से, इनपुट वुड बी ऑल पास, जो सारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनमें से अगर बैंड पास की फ्रीक्वेंसीज़ को मैनेज कर दें, इसका मतलब है सिर्फ बैंड पास वाली फ्रीक्वेंसीज़ आगे नहीं गई, बाकी सारी गई हैं. और यही डेफिनेशन है नॉच फिल्टर की.
सो बैंड नॉच फिल्टर कैसे बना सकते हैं कि इनपुट में से अगर बैंड स्टॉप फिल्टर के आउटपुट को इनपुट में से अगर बैंड पास फिल्टर के आउटपुट को मैनेज कर दें तो दैट वुड बी अ नॉच फिल्टर। द बैंड पास फिल्टर्स पीक गेन इज मेड यूनिटी, और उसके गेन को हम यूनिटी के इक्वल रखेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ नॉच filter has a pair of conjugate zeros on the j omega axis in the s plane at plus minus j omega n, and the natural and the usual complex conjugate quadratic pole pair at s is equal to plus minus j omega n. its transfer function is given by। सो अगर इसका ट्रांसफ़र फंक्शन हम देखें, ये वही ट्रांसफ़र फंक्शन है। अगर मैं ऊपर बैंड पास का ट्रांसफ़र फंक्शन लिखूं और उसको माइनस करूं इसकी इनपुट में से, तो जो टोटल ट्रांसफ़र फंक्शन बनेगा सिस्टम का दैट वुड बी एस स्क्वायर ओवर ओमेगा एन स्क्वायर प्लस 1, ये टर्म अब ऊपर आई है न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ओवर ओमेगा एन स्क्वायर प्लस एस इंटू 1 ओवर क्यू ओमेगा एन। ये वही स्टैंडर्ड जो इक्वेशन हम पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करते रहे वही लिखी हुई है प्लस 1। अब ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर पहले ये था कि पोल्स एग्जिस्ट करते थे। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ एस के लिए तो मैं कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लूँगा, तो उन पॉइंट्स के ऊपर पोल्स होंगे मेरे, और जो ज़ीरोज़ हैं ये न्यूमरेटर को अगर ज़ीरो के इक्वल पुट करें तो ज़ीरोज़ बनते हैं। तो अगर मैं ज़ीरोज़ के लिए इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो जी प्लस माइनस जे ओमेगा एन के ऊपर दो ज़ीरोज़ मेरे पास बनेंगे, एक प्लस जे ओमेगा एन के ऊपर, एक माइनस जे ओमेगा एन के ऊपर, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ। सो दिस वुड बी नाउ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर अ नॉच फिल्टर, कि अगर इस तरह का कोई ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है मेरे पास एस स्क्वायर ओवर ओमेगा एन स्क्वायर प्लस 1 के साथ डिवाइडेड बाय वही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो आई विल सिंपली से दैट दिस इज़ द इक्वेशन फॉर अ नॉच फिल्टर। यहाँ पे शो किया गया है कि किस तरह से नॉच फिल्टर बना हुआ है। ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमें नज़र आ रहा है दिस इज़ द ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर अ बैंड पास फिल्टर। तो बैंड पास फिल्टर में यही हुआ था, माइनस एस इसके साथ कुछ चीज़ें थी जो मल्टीप्लिकेशन में आई थी, और यहाँ पे जो डिवाइडेड बाय ओमेगा एन स्क्वायर था ये मैं दूसरी साइड के ऊपर मल्टीप्लाई किया है मैंने दोनों साइड्स के ऊपर और उसको ऊपर ले गया हूँ। तो दैट इज़ वाई नाउ आई हैव द इक्वेशन इन दिस टर्म। तो बेसिकली जो चीज़ मुझे यहाँ पे मिली है वही चीज़ मुझे यहाँ पे भी अचीव हुई है प्लस ओमेगा एन स्क्वायर के साथ। सो इसको अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो द थिंग इट वुड बी प्लस एंड दिस वुड बी माइनस, क्योंकि इसमें से ये माइनस होने जा रहा है तो दिस विल नॉट बी माइनस, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो अब हमने सिंप्लीफाइड फ़िल्टर्स को डिस्कस कर लिया है। आर्किटेक्चर्स को भी हमने नहीं छेड़ा कि कितनी तरह के आर्किटेक्चर हो सकते हैं, ये आर्किटेक्चर्स किस तरह की आउटपुट दे सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी चाहिए जब फ़िल्टर के हम आउटपुट को डिस्कस कर रहे हों। एक आइडियल फ़िल्टर की आउटपुट किस तरह की होगी, और फिर ये जो आर्किटेक्चर हैं इनकी आउटपुट्स किस तरह से वेरी करती हैं उस आइडियल आउटपुट से या आइडियल फ़िल्टर से, और अगर हम इसको आइडियलिटी की तरफ लेके जाना चाहें इनमें से किसी भी आर्किटेक्चर को तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा। ऑफन द सिंपल टू पोल quadratic active filter designs which we have described above do not meet the signal conditioning requirements of an instrumentation system। ये जो टू पोल्स वाले ये जो क्वाड्रेटिक फिल्टर हमने देखा है जिसमें एस स्क्वायर ओवर ओमेगा एन स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्यू ओमेगा एन एस प्लस 1 जैसी टर्म्स आ रही हैं हमारे पास, हो सकता है ये बाद औक़ात में रिक्वायर्ड रिजल्ट्स ना दे रहे हों बल्कि हमें हायर ऑर्डर्स की तरफ जाना पड़े क्वाड्रेटिक की बजाय। तो वो हायर ऑर्डर्स क्या होते हैं, उसके पोल्स किस तरह से डिफ़ाइन होंगे, ये थोड़ा सा हम इनको आपस में कंपेयर करते हैं इन फिल्टर्स को। इन दीज केसेस द क्वाड्रेटिक फिल्टर्स में बी कैस्केडेड टू क्रिएट हायर ऑर्डर फिल्टर्स हैविंग 4 और मोर पोल्स। यहाँ पे क्वाड्रेटिक में तो हमने देखा था सिर्फ 2 पोल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, एस स्क्वायर की टर्म थी। हायर ऑर्डर में अगर S4 भी नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में तो इसका मतलब है इसके 4 पोल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पोल्स इंक्रीज होती जा रहे हैं। Such high order filters are described according to how they perform in the time and frequency domain। तो फिर इनका हमें रिस्पॉन्स टाइम देखना पड़ेगा ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। जो कॉमनली हायर ऑर्डर के फ़िल्टर्स हैं एक बटरवर्थ फ़िल्टर है, चेबिशेव फ़िल्टर है, लेप्टिक फ़िल्टर है, बेसल और थॉम्सन फ़िल्टर हैं। हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से बिहेव करते हैं
हम इनकी मैथमेटिक्स की तरफ नहीं जाएंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे, मैथमेटिक्स हमने क्वाड्रेटिक फ़िल्टर्स की डिस्कस कर ली हैं। अगर इसी के साथ हम कैस्केडेड मोड में बाकी फ़िल्टर्स अटैच करते जाएँ सो दी मैथमेटिकल स्टेप्स वुड बी। अच्छा जी, तो ये जो आउटपुट हमें नज़र आ रही है ये एक आइडियल फ़िल्टर की आउटपुट है कि बैंड पास रीजन के अंदर इसकी आउटपुट बिल्कुल स्ट्रेट है जो हमें नज़र आ रही है, इसके अंदर कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है। अब जो चीज़ें हो सकती हैं आइडियल फ़िल्टर में और एक कॉमन फ़िल्टर में जो डिफरेंस हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हमें कांस्टेंट आउटपुट नज़र आ रही है, एक्चुअल में इसके अंदर फ्लक्चुएशन हो सकती हैं। इसी तरह से जहाँ पे ये एंड हुई है वहाँ पे बिल्कुल शार्प एंड हुआ है। एक्चुअल में दो चीज़ें होती हैं, एक ओवरशूट भी आ सकता है एफसी के ऊपर ओवरशूट, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये जो स्टॉप है ये उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही रोक दिया है। ये एक्चुअल में इस तरह की कोई चीज़ बन सकती है जो कि ऐसा डिके हो, एक डिकेइंग कर्व के तौर पे ऊपर आ सकती है। हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली हम नहीं दे सकते। इसी तरह से जो बैंड स्टॉप जो स्टॉप रीजन है इसका, उसके अंदर अगेन आउटपुट जो है वो एग्जैक्टली ज़ीरो है। एक्चुअल में इसके अंदर भी कुछ फ्लक्चुएशन हो सकती हैं, इस तरह से आउटपुट हो सकती है। सो एक्चुअल में और आइडियल फ़िल्टर में क्या डिफरेंस हो सकता है कि यहाँ पे हमें बिल्कुल कांस्टेंट आउटपुट मिली है, एक्चुअल में ये फ्लक्चुएटेड हो सकती है। यहाँ पे एफसी के ऊपर हमें कोई ओवरशूट नहीं मिला, एक्चुअल में ये ओवरशूट भी मिल सकता है। और जहाँ पे ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिल्कुल उसी पॉइंट के ऊपर ज़ीरो हो गई है, एक्चुअल में ये डिके टर्म के साथ आ सकती है, टाइम ले सकती है ये। और इसी तरह से बैंड स्टॉप में भी हमें आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो मिली है, एक्चुअल में ये फ्लक्चुएटिंग हो सकती है। अब ये जितने भी फ़िल्टर्स हैं इनमें से कुछ हमें अब इनकी क्लासिफिकेशन हो जाती हैं। कुछ फ़िल्टर्स ऐसे होंगे जो हमें आउटपुट रिलेटिवली कांस्टेंट देंगे, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होंगी, लेकिन ये जो टाइम है ये ज़्यादा लेंगे, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल फ़ौरन डिके नहीं होगी। कुछ ऐसे होंगे कि फ्रीक्वेंसी तो जल्दी डिके आउट हो जाएगी या ज़ीरो की तरफ आएगी, लेकिन जो फ्लक्चुएशंस हैं बैंड स्टॉप में और बैंड पास में वो हमें ज़्यादा मिलेंगी। सो डिपेंडिंग अपॉन आवर यूज़ हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस फ़िल्टर को किस टाइम यूटिलाइज़ करना है। तो इनकी हम थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर कर लेते हैं विद द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ़िल्टर। So first we will discuss Butterworth filter. What is Butterworth filter? The frequency response magnitude for this type of higher order active filter has no ripple in the pass band. इस रीजन के अंदर इस फिल्टर की करेक्टरिस्टिक ये है कि इसके अंदर हमें रिपल नहीं मिलते। ये भी ऑलमोस्ट इसी तरह की आउटपुट देता है जिस तरह की एक आइडियल फिल्टर की आउटपुट है। Its phase versus frequency response is non-linear, so that the signal propagation time through the filter is not constant over frequency. There is considerable output overshoot in the time domain response of the Butterworth filter of the order greater than 10⁴ transients out inputs. यहाँ पे हमें इसका एक ओवरशूट मिल सकता है, ये इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है। और इसके जो ये वाली जो स्लोप है जो कि इन्फिनिटी होनी चाहिए, फ़ौरन डिके होना चाहिए, ये स्लोप भी हमें इसकी -20 NdB पर डिकेड के फ्रीक्वेंसी के एक डिकेड में -20 NdB एम्पलीट्यूड कम हो रहा है इसका, इस तरह की एक स्केल मिल रहा है। हालांकि ये जितना माइनस में बड़ा होगा इसका मतलब है उतना जल्दी डिके आ रहा है अब ये -20 NdB का मतलब है अगर n = 1 है यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये -20 dB पर डिके है अगर मैंने उसके हायर ऑर्डर्स की तरफ नहीं गया बटरवर्थ में। लेकिन अगर बटरवर्थ में ही मैं फ़िल्टर तो वही रखूँ, उसी के ऑर्डर्स को इंक्रीज़ कर दूँ, उसको कैस्केडेड मोड में यूटिलाइज़ कर लूँ, तो इवन देन मैं ये जो डिके का टाइम है इसको कम कर सकता हूँ, ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इसको बेटर कर सकता हूँ कि ये जल्दी डिके आउट हो जाए। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू आइडियल के आउटपुट पास बैंड की तरह का देगा, एक ओवरशूट देगा एफसी के ऊपर, और एफसी का जो डिके है वो फ़ौरन नहीं होगा बल्कि एक स्लोप के साथ होगा, -20 NdB पर डिके के साथ होगा। चेबीशेव फिल्टर क्या है? इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन द चेबीशेव फिल्टर हैज़ नो रिपल इन इट्स टॉप बैंड बट हैज़ अ स्पेसिफाइड बैंड पास बैंड रिपल। अब इस फिल्टर के अंदर
स्टॉप बैंड में तो कोई रिपल नहीं मिलेगा हमें, जहाँ पे स्टॉप होनी है वैल्यू हमें ज़ीरो मिलेगी या कांस्टेंट होगी बिल्कुल। लेकिन जो पास वाला फ़िल्टर है, जो जिन फ्रीक्वेंसीज़ को हमें अलाउ करना है, वहाँ पे हमें रिपल्स मिलेंगे चेबीशेव फ़िल्टर्स को अगर हम यूटिलाइज़ करते हैं। ये तो इसका ड्रॉबैक हो गया। इसका एडवांटेज क्या है या क्यों यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम इसको या कहाँ पे कर सकते हैं? जनरली अ चेबीशेव लो पास फिल्टर having the same attenuation slope in the stop band as a comparable Butterworth low pass filter requires the lower order or fewer poles। तो इसका ये मतलब है, अगर मैं नंबर ऑफ डोमेन्स या नंबर ऑफ जो जो ओपैम्स हैं वो उतने ही रखूँ, या नंबर ऑफ़ स्टेजेस उतनी ही रखूँ जितनी बटरवर्थ की रखी थी, तो ये बटरवर्थ के मुकाबले में ज़्यादा जल्दी डिके देगा। इसकी जो स्लोप है वो ज़्यादा कम होगी एज़ कम्पेयर टू बटरवर्थ। मतलब इसकी अगर माइनस 20 NdB है तो इसकी माइनस 40 या 65 NdB होगी। इसका मतलब है ये ज़्यादा जल्दी डिके आउट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू दी फर्स्ट केस, बटरवर्थ वाले केस में। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, इसकी आउटपुट पास बैंड में कांस्टेंट थी जबकि इसमें रिपल्स हैं। ये जो है ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में डिके टाइम इसका ज़्यादा है या स्लोप रखता है जो कि कम वैल्यू की, और इसकी स्लोप ज़्यादा स्टीप है एज़ कम्पेयर टू बटरवर्थ फिल्टर। सिमिलरली नाउ वी हैव इलेप्टिक फिल्टर्स। Elliptic filters, in order to attain a higher attenuation for a given order in the transition band of frequencies between pass band and stop band, the elliptic filter allows ripple in the frequency response magnitude in both pass and stop band. High order elliptic filters have oscillatory transient responses। तो elliptic filters में क्या है कि हमें यहाँ पे भी कुछ रिपल्स मिलेंगे, इस बैंड में भी रिपल्स मिलेंगे, लेकिन अगेन इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो सबसे बेहतर है कि ये ज़्यादा जल्दी डिके आउट कर देगा। तो ड्यू टू हैविंग दिस रिस्पांस बेटर एज कम्पेयर टू अदर्स, तो हम कुछ एप्लीकेशन में इलेप्टिक फिल्टर्स को भी प्रेफर करेंगे। Bessel or Thompson filter, in order to achieve a transient response that is free of overshoot and ringing, Bessel's filter trade-off steep attenuation slope in the transition band for linear phase response for any order n where faithful time domain signal reproduction is required. Better Bessel filters make good low pass filters। अब ये जो Bessel filters हैं इनमें भी जो रिस्पांस है वो ऑलमोस्ट हमें इसी तरह का मिलता है, लेकिन इसका जो टाइम है फ्रीक्वेंसी वाला ये बहुत ही ज़्यादा टाइम है एज़ कम्पेयर टू बटरवर्थ फिल्टर भी ये ज़्यादा है। जो स्लोप है इसकी कम है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि इसका जो रिस्पांस टाइम है नॉन लीनियर नहीं है बल्कि लीनियर है। मतलब कि जो इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसीज वो एक ख़ास वैल्यू के साथ हो रहा होगा, तो लीनियरली ये चेंज कर रहा होगा अपनी वैल्यूज़ को। सो ये 4 टाइप्स के फ़िल्टर्स हैं। एक्चुअली ये 5 टाइप के होते हैं। जो हमने चेबीशेव देखा है, एक इन्वर्स चेबीशेव फ़िल्टर भी होता है। चेबीशेव में ये था कि यहाँ पे हमें कुछ रिपल्स मिल रहे थे, यहाँ पे नहीं थे, और इन्वर्स चेबीशेव में इसका अपोजिट होगा कि दूसरे बैंड में हमें कुछ रिपल्स मिलेंगे और पहले में नहीं मिलेंगे। तो ये बेसिकली 5 टाइप के फ़िल्टर्स हैं, और इनको आपस में हमने कंपैरिजन में देखा है कि डिपेंडिंग अपॉन अवर कंडीशन के जहाँ पे हमने उनको यूटिलाइज़ करना है, तो हम इनमें से किसी एक टाइप को डिसाइड करेंगे। हमने इनकी बेसिक करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लिए। इसके इन स्लाइड्स के नीचे जो नोट्स हैं उनमें मैंने एक यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है। उस वीडियो में उसने बड़ा कम्प्रीहेंसिवली इनको आपस में कंपेयर किया हुआ है इन फिल्टर्स को, तो काइंडली एक बार वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, और इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो इस टॉपिक में तो मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे हमारे जो फ़िल्टर्स का टॉपिक है वो आज कंक्लूड होता है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।